किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। अबे ओ बुढ़िया, 3 दिन से कह रही हूँ कि मेरे बेडरूम की खिड़की इतनी गंदी है, उसे साफ कर दो, पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रेंगती। लगता है खा खा कर तेरी चमड़ी मोटी हो गई है। बहुत दिन हो गए डंडे नहीं पड़े हैं, इसलिए कुछ सुनाई भी नहीं देता है तुझे। पूरे दिन खाती रहती है और एक काम तुझसे नहीं होता। टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जाकर खिड़की साफ कर, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। देख, मुझे गुस्सा मत दिला कि मैं वो करूं जिसे सोचकर तेरी रूह कांप जाए। समझ रही है या दूसरे तरीके से समझाऊं? रेखा अपनी सास मीना जी के बाल खींचते हुए कहती है। तब मीना जी बोली, बहू, मैं तुम पर अत्याचार करती तो तुम मेरी शिकायत हर जगह करती, पर यहाँ तो उल्टा तुम ही मुझे मारती पीटती हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। सोचो बहू, अगर तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आखिर हूँ तो मैं भी किसी की माँ, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कहते कहते मीना जी रोने लगीं, पर उनके आंसुओं का असर उनकी बहू पर रत्ती भर भी नहीं हुआ। अगले दिन रेखा के डर से मीना जी जल्दी जागी और घर का काम निपटाने लगी। जैसे ही रेखा रसोई में आई, उसने देखा कि मीना जी ने आलू गोभी की सब्जी बना कर रखी थी। अचानक से वह जोर से चिल्लाई, मम्मी जी, किससे पूछकर आपने आलू गोभी की सब्जी बनाई? आपको पता है ना, मुझे फूल गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने पनीर लाकर फ्रिज में रखा था, क्या आपको दिखाई नहीं देता? वैसे तो चोरी छुपे आप फ्रिज में खाने की चीज़ ढूंढती रहती हैं। यह नहीं हुआ कि पनीर की सब्जी बना दें। आपको क्या लगता है, अगर मैं फूल गोभी नहीं खाती हूँ तो ये सारी सब्जी आप खा लेंगी? मैं सब जानती हूँ, आपको गोभी पसंद है, इसलिए आज आपने यह सब्जी बनाई है, पर कोई गलतफहमी मत पालिएगा। मैं भिखारी को सब्जी दे दूंगी, पर आपको खाने को नहीं दूंगी, समझी? अब जाओ यहाँ से। मीना जी को धक्का मारते हुए रेखा अपने कमरे में चली गई। रेखा कमरे में आकर नेल पॉलिश लगाने लगी, फिर फोन लेकर अपनी बहन को फोन करके बात करने लगी। अरे दीदी, अब मैं क्या ही बताऊं आपको अपने घर की हालत। अब मुझे मेरी सास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अरे, क्या जीवन भर मैं उसकी सेवा ही करती रहूंगी? कितने साल तक तो बनाकर खिलाती आई हूँ, अब उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। पर नहीं, और वैसे भी शादी मैंने इनके माँ बाप की सेवा करने के लिए नहीं की थी। दूसरे घर में देखती हूँ तो बहुएं कितने ठाठ से रहती हैं, कुछ काम नहीं करती। अब अपनी पुरानी पड़ोसन प्रिया को ही देखो। मैंने सुना है उनकी सास बहुत समझदार हैं, उसे कहते हैं किस्मत और एक अच्छी सास। क्या संस्कार हैं उनके, अपनी बहू की कितनी मदद करती हैं, सारे घर का काम इतने अच्छे से संभालती हैं। और एक मेरी सास है, जिसे कोई काम ठीक से नहीं होता, कुछ बोलो तो कोई ना कोई बहाना बना देती है या अपना रोना लेकर बैठ जाती है कि आज घुटने में दर्द है तो कल कमर में दर्द। इतनी बीमारियों के बाद भी वो भगवान के घर में अपने लिए जगह नहीं बना पा रही है। रेखा अपनी बड़ी बहन पुष्पा से कहती है। पुष्पा बोली, हाँ सच में, अगर तुम्हारी सास नौकरी करती तो कुछ पैसे घर में लाती तो बात समझ में आती, पर वो बैठकर बस खाती है। मेरे बगल में भी एक आंटी रहती हैं जो नौकरी करती हैं, पर सामने जब आती हैं तो भी बहू की बहुत मदद करती हैं। न जाने हमारी किस्मत में ही ऐसी सास क्यों लिखी थी। पर एक बात कहूँ तुमसे, अच्छी मेरी किस्मत है। शादी को 3 साल नहीं हुए कि मेरी सास भगवान को प्यारी हो गई। हा हा हा। हंसती हुई पुष्पा बोली, एक सुझाव दूं? मेरा कहा मानो तो अपनी सास का खाना पानी कम कर दो। धीरे धीरे खाना कम हो जाएगा तो बुढ़िया कमजोर हो जाएगी, और हो सकता है 6 महीने या साल भर में परलोक सिधार जाए, वरना तो जीवन भर तुम्हें उस बुढ़िया को अपने घर में देखना पड़ेगा। दोनों बहन सुबह से ही अपनी अपनी सास पर ताने कसने में लगी हुई थी। वहीं बगल में बैठी रेखा की सास मीना जी सब कुछ सुन रही थीं और सोच रही थीं कि आखिर मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई, जो हम सास बहू में हमेशा दूसरे की सास का पलड़ा हमारे रिश्ते के सामने क्यों भारी रहता है। आस पड़ोस में
कोई शादी होती है कि मेरी बहू के तेवर बदल जाते हैं। पहले के ज़माने में सास बहू में आदर्श बहू ढूँढती थी, पर यहाँ तो मेरी बहू को हर किसी में आदर्श सास नज़र आती है और खुद की सास में वो हमेशा कमियाँ निकालती है। पर इसे भी क्या दोष दूँ जब मेरे दोनों बेटी ही ऐसे हैं, तो दोनों बहुओं से क्या उम्मीद कर सकती हूँ? बेचारी मीना जी 70 साल की उम्र हो गई थी, पर बहू का सुख बेचारी को नसीब ना हो पाया। रेखा उनकी बड़ी बहू थी, उनकी पति की बहुत साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जगह पर उन्हें नौकरी मिल रही थी, पर बहू को फ्री की काम वाली छोड़ना पसंद नहीं था, तो उन लोगों ने नौकरी ना करने का सुझाव उन्हें दिया और वो भी मान गई। दो बेटे, बड़ा बेटा मुकेश और छोटा बेटा महेश, उनकी पत्नी अनीता और एक बेटी रीमा, जिसकी शादी हो चुकी थी। हर बेटी की तरह वो भी मायके आना चाहती थी, लेकिन भाभीयों के डर से उसका आना जाना कम होता था। लेकिन रेखा ससुराल से ज़्यादा अपने मायके में नजर आती थी। हर बेटी की तरह रेखा को भी अपने माँ बाप अच्छे और सास ससुर बुरी नजर आती थी। उसकी इस आदत की वजह से रीमा का मायके में बहुत कम तीज त्योहार पर ही आना होता था। उस पर भी रेखा और अनीता इतने ताने देती थी कि वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसके जाने के बाद उनकी बातों का भुगतान मीना जी को करना पड़ता, तो वक्त रहते वो लौट जाती थी। पर मीना जी ने अपने बेटे मुकेश से कहा, मुकेश बेटा, तुम तो मेरा अपना खून हो, तुम मेरी तकलीफ समझ सकते हो। अब मुझसे घर का काम नहीं किया जाता, तुम एक काम वाली क्यों नहीं लगा लेते? बहू को मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझेगी। अगर मेरे शरीर में ताकत होती तो मैं घर का सारा काम कर देती और उसे भी नहीं कहती। पर बेटा, अब मेरी उम्र देखो, क्या मैं काम करने लायक हूँ? बोटा बेटा बोला, माँ मुझे इन सब बातों से दूर रखो, और अगर रेखा आपको कुछ काम कहती है तो करने में हर्ज ही क्या है? पूरे दिन घर में बैठकर खाती रहोगी तो शरीर खराब हो जाएगा, और भारी भरकम शरीर में बीमारी भी बहुत जल्दी आती है। सोचो, अगर मर जाओगी तो 4 की जगह 8 लोगों को कंधा देने के लिए बुलाना पड़ेगा। और आपने ये कैसे सोच लिया कि आप मेरी बीबी की शिकायत मुझसे करोगी और मैं आपका साथ दूंगा? चलिए जाइए और मेरे जूते साफ करके लाइए, मुझे बाहर जाना है। बेचारी मीना जी की आंखों में आंसू भरकर वहां से चली गई। सच ही कहा है किसी ने, जब अपनी ही तकदीर खोटी हो तो दूसरों से क्या कह सकते हैं। रेखा की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। लोग अपने परिवार में आदर्श बहू लाना चाहते हैं, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। यहाँ बहुएं अपनी सास को एक आदर्श सास बनाने में लगी थीं। एक रोज रेखा की माँ बहन आई थी, तो उसने सबके सामने मीना जी से कहा, मम्मी जी कुछ कमाती नहीं है तो कम से कम घर ही संभाल लिया कीजिए, बैठी बैठी खाती हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगता? मीना जी ने बड़ी हिम्मत की और बोली, बहू याद है तुम्हें, तुम्हारे ससुर जी के देहांत के बाद मुझे उनके दफ्तर में नौकरी मिल रही थी, पर तुमने ही मना कर दिया, ये कहकर कि क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, आप घर में आराम कीजिए। पर मुझे क्या मालूम था कि घर के काम तुमसे अकेले नहीं हो पाएंगे, और अपने घर के लिए एक फ्री की काम वाली, क्या कहें कि फुल टाइम मेड चाहिए थी। इतना कुछ सुनने और करने के बाद भी आज तुम ही मुझे ताने दे रही हो। समदन जी, क्या आपको अपनी बेटी की बातें अटपटी नहीं लगती? जो उम्मीद मुझे बहू से करनी चाहिए थी, वो मुझसे करती है। रेखा की माँ शोभना की बोली, बहन जी बुरा मत मानिएगा, पर इसमें गलती क्या है? जॉब करने वाली सास अगर मिल जाए तो बहू को भी मदद मिल जाती है। अगर यही मेरी बेटी जॉब करने के साथ साथ घर संभालती तो अच्छा था, और आप अगर कर रहे हैं तो बुरा है। अरे शुक्र मनाइए कि मेरी बेटी आपको साथ में रख रही है। और क्या ही हुआ अगर आप घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं, तो इसमें गलती क्या है? मीना जी बोली, थोड़ा बहुत इतने दिनों से जो आप खा रही हैं और आराम कर रही हैं, वह सब मैं ही कर रही हूँ। कहते कहते मीना जी की आंखें भर आईं। तो शोभना जी बोली, देखिए बहन जी,
ये आपके घर का मामला है, इसलिए मुझे बीच में मत डालिए और यह आंसू-वांसू मुझे मत दिखाइए। अरे आपके बेटे को जब आपके आंसुओं से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे सामने आंसू बहाकर क्या ही होगा? क्यों रेखा? रेखा की बहन क्यों चुप रहती? उसने भी आँख में घी डालने का काम किया और बोली, हाँ आंटी जी, मम्मी बात तो सही कह रही हैं। वैसे भी बैठे-बैठे पुरानी हड्डियों में जंग लग जाएगा। इससे अच्छा है कुछ ना कुछ काम करते रहिए। अरे पैसे नहीं कमाती हैं तो कम से कम घर के ही काम कर लिया कीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर आप अच्छा काम करती हैं तो अगल-बगल के मोहल्लों में जाकर 2-4 काम भी पकड़ लीजिए। पैसे के पैसे और खाने-पीने की चीज़ अलग मिल जाएँगी। हाँ, वह बात अलग है कि बूढ़ी औरतों को लोग जल्दी काम पर नहीं रखते हैं। इतना कहकर तीनों माँ बेटी हंसने लगीं। तभी उनका बेटा आया और बोला, अरे क्या बात है, आप लोग सब ठहाके लगा रहे हैं, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी हंस सकूं। रेखा की बहन ने कहा, हम बस आपकी मम्मी जी को कह रहे हैं कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि 2-4 घर में अगर खाना बना दें तो पैसे भी मिल जाएंगे और वाहवाही भी मिलेगी। बताइए, मैंने क्या कुछ गलत कहा? मुकेश बोला, अरे नहीं साली साहिबा, आप कभी गलत कह सकती हैं। और साली के साथ मिलकर वह भी ठहाका लगाकर हंसने लगा और मीना जी से बोला, माँ आप खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हैं, जाइए मेरे लिए भी चाय नाश्ता लेकर आइए। मीना जी के मन में आया कि जवाब दे दें कि आप अपनी बेटी को हमेशा मायके में बैठा कर रखती हैं, इसलिए तो ससुराल और सास उसे अच्छी नहीं लगती। ना जाने ये अपनी बहू के लिए क्या ही करती होंगी जो उनकी बेटी मुझसे उम्मीद रखती है। फिर ये सोचकर चुप रह गई कि चिकने घड़े पर असर ही कितना होता है। बुरा इस बात का मीना जी को नहीं लगा कि बहू और उसकी माँ ने उसका मजाक उड़ाया। बुरा तो इस बात का लगा कि वही बेटा भी बैठा था लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ, उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था और साथ में वह भी अपनी माँ का मजाक उड़ा रहा था। जब शोभना जी और रेखा की बहन का बड़बड़ाना यूं ही चलता रहा तो अचानक से मीना जी सारे काम बीच में छोड़कर उठ गई और आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। ये देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आया। शोभना जी बोली, रेखा इस उम्र में भी तेरी सास के तो बहुत तेवर हैं, देख ले, समय रहते सीधी कर ले, वरना यह बुढ़िया और तुझे बहुत परेशान करेगी। पति को तो तुमने काबू में कर लिया, अपनी बुढ़ी सास को तुम काबू में नहीं कर पा रही हो क्या? आश्चर्य की बात है। रेखा 2 मिनट चुप रही, उसके बाद अपने पति को बोलने लगी, सुनो जी, अब आपकी माँ के नखरे मुझसे सहे नहीं जाते। खाने के समय तो समय पर बैठ जाती हैं और काम के समय काम चोरी करती हैं। मेरी माँ बहन के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है। जाकर देखो महारानी को क्या हुआ है, वरना मैं अपनी माँ बहन के साथ मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अपनी बुढ़ी माँ के साथ। गुस्से में पैर पटकती हुई रेखा वहां से चली गई। मीना जी कमरे से सब सुन रही थी। अपने पति की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। देख रहे हैं आप, आपके बनाए हुए घर में आपकी पत्नी की कितनी इज्जत है। मुझे कामचोर कह रही है मेरी बहू। अरे, जिसे अपनी सास की सेवा करनी चाहिए वो मुझसे अपनी माँ बहन की सेवा करवा रही है। शर्म तो हमारे बेटे को नहीं आ रही है जो बात का बतंगड़ बना रहा है और वहाँ किसी को जवाब नहीं दे रहा है। हर रोज उम्मीद करती हूँ कि अपने लिए कुछ तो ढंग की बातें सुनूंगी, पर नहीं, ये लोग तो मुझे घड़ी घड़ी बेइज्जत करते रहते हैं। अब अपने पास बुला लो। इतना कह कर वो रोने लगी। मुकेश कमरे में आया और बोला, माँ वहाँ सब मजाक मस्ती कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको उसकी बात का बतंगड़ बना रही हैं? वो तो कितने साल आपकी बात पर अमल करती रही। एक बात बताइए, आप इतने नकली आंसू आखिर लाती कहाँ से हैं? और आप दूसरी सास की तरह एक अच्छी सास नहीं बन सकती क्या? देखो उसकी माँ को कितने आराम से यहाँ रह रही है। मैं तो कभी भी शिकायत नहीं करने जाता कि मेरी सास बुरी है। मीना जी रोते हुए बोली, बेटा बात का बतंगड़ मैं बना रही हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं, बल्कि मैं तो हर रोज तुम लोगों की बात पर अमल करती हूँ। और एक बात बताओ, ये आदर्श सास की तुलना तुम अपनी सास से कर रहे हो और हर समय मेरी तुलना तुम और तुम्हारी पत्नी दूसरों के साथ क्यों करते हो?
हर समय दूसरों का ही पलड़ा भारी क्यों रहता है, मेरा हल्का? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही माँ को इतना हल्का साबित करते हो? जबकि मैं कभी भी तुम लोगों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करती। थोड़ी देर में महेश भी वहां आ गया और बोला, माँ ये रोज रोज की चिक चिक सुनकर मैं भी थक गया हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं करती? यहाँ जब आपको इतनी दिक्कत होती है तो चलिए, मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आता हूँ। वहाँ आपकी जैसी ही औरतें दिन भर या तो खाली बैठी रहती हैं या टोकरी बनाती रहती हैं। वहाँ जाओगी तो सारे नखरे निकल जाएंगे, समझ में आ जाएगा दाल रोटी का भाव। क्यों भैया, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मुकेश झट से बोला, हाँ माँ सही कह रहा है। मेरे भी दिमाग में आता था, पर क्या करूँ, बड़ा हूँ इसलिए कुछ कह नहीं पाया। पर अगर तुम सहमत हो तो माँ आपको वृद्धाश्रम छोड़ ही आते हैं। 7-8 साल हो गए गृहस्थी बसाए हुए, पर आपने एक दिन भी हमें चैन से रहने नहीं दिया। बाबूजी के जाने के बाद तो आपने और परेशान करके रखा है। अब नौकरी करता रहूं या घर के मामलों को सुलझाता रहूं? अरे कुछ दिन तो सुकून से जीने दीजिए। जब आप अच्छी सास नहीं बन सकती हैं तो छोड़िए ना। यहाँ की मोहमाया क्यों रह रही हैं आप हमारे साथ? अगर आप एक अच्छी सास होने का मतलब समझती तो मुझे इतना कुछ आपको समझाना नहीं पड़ता। आपके वृद्धाश्रम चले जाने से हम भी आराम से रहेंगे। कम से कम एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाएंगे, पार्टी कर पाएंगे। ये हमारे ससुराल वाले यहाँ आएंगे, आपके रहने से ये सब नहीं हो पाता है। और थोड़ा सा काम करती हैं और दुनिया भर की शिकायत लेकर बैठी रहती हैं। सच में आपको वृद्धाश्रम ही चले जाना चाहिए, वही जगह आपको सूट करती है। दोनों बेटी की बातें सुनकर बेचारी मीना जी चुप हो गईं। मन में सोची, बहुत बड़ी बात इन लोगों ने मुझे सिखा दी। जब तक माँ बाप त्याग करते हैं बच्चों को नजर नहीं आता। जिंदगी में ऐसे बच्चों को कभी माँ बाप खुश कर ही नहीं सकते। सब कुछ खोकर भी माँ बाप ही दोषी होते हैं। समय बीतता रहा, अब त्योहार का समय आ रहा था। रीमा 2 दिन के लिए माँ से मिलने आई। माँ की हालत खराब देखकर उससे रहा नहीं गया। रीमा बोली, माँ मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें मना लूंगी, आप मेरे साथ चल कर रहिए। यहाँ तो नौकरी से भी बुरी हालत है आपकी। अरे वो लोग आपको वहाँ रहने से रोक नहीं सकते। आखिर मैं भी नौकरी करती हूँ, क्या मैं अपनी माँ को नहीं रख सकती? मीना जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। रीमा बोली, अगर आप मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ बोझ हैं? माँ बाबूजी की पेंशन घर में आती है और उसी पेंशन से घर का राशन पानी चलता है। फिर आप बोझ कैसे हो सकती हैं? आपको पता है ना, मेरी सासू माँ कहती हैं जब तक वो जीवित हैं उनकी जिम्मेदारी हमें उठानी ही होगी, क्योंकि आप अन्य जीवन की 3 पहर उन्होंने अपने बेटों के ऊपर खर्च किया है। तो अब बेटों को उनकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और यहाँ भाभी को जो करना चाहिए वो दोनों सब आपसे करवाती हैं। और इन सब से मेरे दोनों भाई और भाभी के मायके वाले भी उनका साथ देते हैं। मीना जी रोते हुए बोली, बेटा अपनी किस्मत अपनी होती है। तुम्हारी सास किस्मत वाली है जो उन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली। मेरी फूटी किस्मत अब मेरे साथ ही जाएगी। और फिर मैं कर ही क्या सकती हूँ? रीमा बोली, नहीं माँ, इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है। याद है मुझे आप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती थी, फिर आज आप इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हैं? आपके बेटे अपना फ़र्ज़ निभाने की जगह आपको सीख दे रहे हैं माँ। मैं आपको आपके बेटे बहू के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, पर अपने लिए बोलना सीखिए। यहाँ जो कुछ है सब आपका है, ये सब बाबूजी ने अपने दम पर बनाया था, तो यहाँ से आपको कोई नहीं निकाल सकता। अपने अंदर की माँ को जगाइए। और आपने जो आज तक हमारे लिए किया है उसका कर्ज निभाने की बारी अब उनकी है। तभी रेखा और अनीता मीना जी के कमरे में आई और रीमा को उल्टा सीधा कहने लगी, देखो तो ज़रा, अपने घर में अपनी सास के साथ अच्छे से रहती है और हमारी सास को हमारे खिलाफ भड़काती है। माँ से मिलने आई हो तो मिल लो। अगर आग लगाने की कोशिश की ना तो ये दरवाज़ा तुम्हारे मुंह पर बंद कर दूंगी और फिर दोबारा माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अनीता ने रीमा का हाथ पकड़ा और बोली, बहुत दिन ननद रानी कहकर इज्जत दे दिया, अब चल निकल इस घर से। और खबरदार जो यहाँ कदम भी रखा तो अपनी बेटी की बेइज्जती देखकर मीना जी के सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने अनीता का हाथ पकड़ा और बोली, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इतनी बदतमीजी करने की? इतना कहकर उन्होंने अपनी छोटी बहू को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रेखा बोली,
देखो, तो मैं ना कहती थी आप बस एक अच्छी माँ ही बन पाई, अच्छी सास तो कभी बन ही नहीं पाई। और माँ भी बनी तो अपनी बेटी की, अपने बेटों के लिए क्यों नहीं बनी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जाओ अपनी बेटी के साथ और खाली करो हमारे घर को। मीना जी ने एक थप्पड़ रेखा को जड़ दिया और बोली, तुम्हारा घर तुम्हारे बाप ने दहेज में दिया था क्या? अरे, एक घर मेरे पति ने बनवाया था। आज तक मैं रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहती रही थी, पर अब नहीं। आज तक तुम लोगों ने अपने फर्ज नहीं निभाए और आज तक मुझसे उम्मीद करती रही कि मैं अच्छी सास बनूं। किसी ने सच कहा है कि कलयुग आ गया है। बहू से जो उम्मीद सास को करनी चाहिए वो उम्मीद तुम मुझसे करने लगी हो। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो। महेश और मुकेश सामने आ गए और कहने लगे कि माँ, बुढ़ापे में इतनी गर्मी अच्छी बात नहीं है। अब तो आपको वृद्धाश्रम जाना ही पड़ेगा। अब आप इस घर में नहीं रह सकती। मीना जी बोली, देखती हूँ मुझे इस घर से कौन निकालता है। रीमा, जरा पुलिस थाने फोन तो कर। फोन तो लगा, इन लोगों की गर्मी तो मैं निकलवाती हूँ। अरे, माँ ने अपना फर्ज निभा दिया। जब तुम लोगों की बारी आई तो तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम भेजोगे? अभी बताती हूँ। इतना कहकर मीना जी ने रोते रोते पुलिस को अपनी आप बीती बताई। पुलिस वालों ने कहा, माता जी, आप इतने दिन से इतने अत्याचार क्यों झेल रही थी? अरे, ऐसे बच्चों के लिए मोह माया नहीं करनी चाहिए। यह तो लात के देवता हैं, बात से नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पर अच्छा किया आपने जो उनकी कंप्लेंट लिखवाई है। आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। और पुलिस वालों ने तुरंत एक्शन लिया और उनके घर पर आ गई। फिर क्या था, माँ बेटी ने सारी बात पुलिस को बताई तो पुलिस ने दोनों भाइयों को खूब अच्छे से खातिरदारी की और महिला पुलिसकर्मी ने दोनों बहुओं की खबर ली। रेखा ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे अपनी सास और ससुराल की संपत्ति नहीं चाहिए। आप बस मेरा पुराना कमरा साफ करवाइए, मैं आ रही हूँ। शोभना जी ने अपना पल्ला झाड़ा और बोली, अरे बेटा, शादी को 1 साल हुए होते तो मैं समझ भी आता। 7-8 साल बाद तुम क्या मायके आकर बसोगी? अपनी सास से दोस्ती कर लो। बहुत किया उस बुढ़िया ने तुम्हारे लिए, अब तुम कर दो। और तुम तो जानती हो मैं भी बेटे बहू के साथ रहती हूँ। अब बहू मेरा खर्च उठा रहे हैं, यह क्या कम है? और तुम भी आ जाओगी तो पता चला कि मेरी रोटी भी बंद हो जाएगी। ना बाबा ना, बुढ़ापे में मैं अपना खाना किसी के साथ नहीं बांट सकती हूँ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। रेखा और अनीता की समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की। पर अब कोई रास्ता नहीं था तो दोनों मीना जी के पैर पकड़ पकड़ माफ़ी मांगने लगी। मीना जी ने रीमा की तरफ देख रीमा बोली, माँ, अब हर फैसला आपका होगा क्योंकि मैं तो इस घर की मेहमान हूँ। तो अपना अगला पिछला देखकर ही फैसला लेना। मीना जी ने कहा, नहीं, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। 1 महीने का समय दे रही हूँ। अपना अपना सामान उठाओ और अपने लिए घर देख लेना। इस घर को मैं किराए पर लगा दूंगी और मेरे लिए उतना पैसा पर्याप्त रहेगा ताकि मैं अपना बचा हुआ जीवन काट लूंगी। और मेरे बाद ये संपत्ति मैं उन माताओं के नाम करके जाऊंगी जिनकी औलाद तुम जैसी होगी। इतना कहकर मीना जी ने अपना फैसला सुना दिया और 1 महीने बाद उन दोनों को घर खाली करना ही पड़ा। आखिरकार एक माँ को न्याय मिला और बिगड़ी हुई औलाद को उनके कर्मों की सज़ा मिली। जब बच्चे फर्ज नहीं निभाते हैं तो एक माँ को हार कर दुर्गा का रूप लेना ही पड़ता है, वरना लाद के भूत बात से कहाँ मानते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कई बार हम कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, वरना बच्चे तो माँ बाप को पुराने कपड़ों की तरह अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय दोस्तों।